नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से उपस्थित हूँ एक और नई मज़ेदार कहानी लेके। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल आओ कहानी सुनो को सब्सक्राइब करना। घर में मैं और मेरे ससुर जी रहा करते थे और साथ में एक नौकरानी भी रहती थी जो रात में मेरे ही साथ सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही लगी होती थी। मैं हैरान थी, यह सब कैसे हो गया। एक दिन मैंने नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह पर सुला दिया और कमरे में छुप गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे ससुर मुझे समझकर नौकरानी के साथ आज भी मेरे पेट पर काली स्याही लगी थी। 20 दिन से लगातार मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। काली स्याही का निशान देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। कौन था जो रात में मेरे साथ यह सब करता था। मैं जब नहाती तो वो निशान हल्का सा हो जाता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो सोचा शायद कहीं से लग गया होगा, लेकिन वही निशान रोज़ मेरे पेट पर नज़र आता। अब तो मुझे शक होने लगा था, लेकिन मैं शक भी करती तो किस पर। मेरे घर में मेरे अलावा सिर्फ 2 ही लोग थे, एक मेरे ससुर और दूसरी नौकरानी, जो कि तकरीबन मेरी ही हम उम्र। बात कुछ यूँ थी कि शादी के एकदम बाद मेरे पति को अपने देश छोड़कर विदेश जाना पड़ा, क्योंकि वो वहीं पर नौकरी करते थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर ही थे और मेरी सास बहुत पहले गुजर चुकी थी और मेरे पति आलोक अपने माँ बाप की इकलौते बेटे थे, लेकिन नौकरी विदेश में करते थे और मुझे भी कहते थे कि तुम्हारा भी वीज़ा लगवाकर तुम्हें भी बुलवा लूँगा। मैं अपनी पति के जाने के बाद उदास थी। घर में एक नौकरानी थी जो दिन रात मेरे साथ रहती थी, वरना तो ससुराल में मेरे साथ मैं और मेरे ससुर जी ही थे। लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं, इसलिए मेरी शादी से चंद दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के काम के लिए रख दी गई थी। वो हर तरह का काम करती थी और रात को मेरे साथ सो जाती थी। वो भी मेरी तरह जवान लड़की थी। पहले तो मेरे ससुर जी का वक्त ज़्यादातर उनके कमरे में ही गुजर जाता था या फिर ड्राइंग रूम में टीवी देखकर, लेकिन ड्राइंग रूम में वो तभी आते जब उन्हें नाश्ता या खाना खाना होता। मेरे ससुर जी बहुत ही गुस्सैल किस्म के इंसान थे। मुझसे वो ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, बस काम होता तो बुला लेते, वरना आवाज़ भी नहीं देते थे। मैं पूरा दिन उस नौकरानी के साथ मिलकर काम करती रहती और बातें भी करती रहती। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। आलोक से भी मेरी हर 2 दिन में बात हो जाती थी और मैं उनसे हर बार अपने वीज़े के बारे में ज़रूर पूछती, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं नौकरानी से अपने ससुर के कमरे में सफाई करने को कहती तो वो थोड़ा इतराने लगती और कहती, दीदी आप भी मेरे साथ चलें, मुझे आपके ससुर जी से बहुत डर लगता है। बार बार वो मुझसे कभी बेड की चादर बदलवाते हैं तो कभी एक ही जगह बार बार झाड़ू लगवाते हैं। कहती तुम ठीक से काम नहीं करती। मैं नौकरानी की बात पर हंसने लगी, कहती कि उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। मेरी बात पर नौकरानी कहती, नहीं दीदी, मुझे तो वो ठरकी लगते हैं, नज़र अच्छी नहीं है उनकी। आपको पता है कल मुझसे कहने लगे कि इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर आराम से काम कर सकती हो। मुझे उस नौकरानी की बात कुछ अजीब सी लगी, पर मैंने उसे समझा बुझाकर इस बात को टाल दिया। उसने कहा, नहीं दीदी, हमने तरह तरह के लोगों को घर में काम किया है, इसलिए हम लोगों की नज़रों को भाप जाते हैं और लोग कैसे हैं। यह कहकर वह किचन में चली गई। मैंने उसके बात को इतनी गहराई से नहीं लिया, लेकिन जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा था काफ़ी अजीब सा था। आखिर वो कौन था जो काली स्याही मेरे पेट पर लगा जाता था और मुझे बिल्कुल महसूस भी नहीं होता था। एक रात मैं देर तक जागती रही। वो लड़की मेरे ही कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सो रही थी। रात 2 बजे तक तो मैं जागी रही, लेकिन फिर मैं नींद की आगोश में खो गई। अगली सुबह मैं जब अपने ससुर के कमरे में उन्हें चाय देने गई तो मेरे होश ही उड़ गए। वो काली स्याही अपने पास रखकर एक सफ़ेद कागज़ पर कुछ लिख रहे थे। मैं तो उन्हें चाय देने के लिए ही गई थी, लेकिन जो भी कुछ मैंने देखा तो वो देखकर मेरे होश उड़ गए। लेकिन मेरे ससुर की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो मैं घबरा गई। फिर वो मुझसे कहने लगे कि तुम बिना इजाज़त मेरे कमरे में क्यों आ जाती हो। क्या तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाजे पर दस्तक देकर और इजाज़त मिले तब अंदर आते हैं। पहली बार उन्होंने मुझे इस लहजे में डांटा था। मैं तो डर ही गई थी और मैं चाय देकर वहाँ से पलट कर आ गई।
और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज तेज धड़क रही थीं। मुझे अपने पेट पर लगा वो काला शाही का निशान बार बार याद आने लगा। तो क्या वो काली शाही का निशान मेरे पेट पर मेरे ससुर? यह ख्याल आते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात से इनकार करती रही कि वो तो मेरे पिता समान है, मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन यह हकीकत थी कि हर रात को उठने के बाद मेरे पेट पर एक काला शाही का निशान होता था और वह काली शाही मेरे ससुर जी के पास थी। एक बार मैं कमरे से निकलकर किचन में गई तो मैंने देखा मेरे ससुर जी नौकरानी के पीछे खड़े थे। वह तो आराम से मगन होकर बर्तन धो रही थी। मेरे ससुर जी नौकरानी के इतने करीब थे कि शायद ही चंद दूरी का फासला था। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। मतलब नौकरानी उस दिन वह सब ठीक ही कह रही थी कि मेरे ससुर की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में गई और अपने ससुर जी से पूछा कि पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी भी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज़ पर बुरी तरह हड़बड़ा गए और मुझे अचानक किचन में देखकर घबरा गए। मेरी आवाज़ पर वो नौकरानी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर के किचन में खड़े होने से बेखबर थी। बड़ी ही अजीब नज़रों से वो नौकरानी हम दोनों को देखने लगी। मैं अपने ससुर से किचन में आने की वजह पूछने लगी। वो कहने लगे कि मैं इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा, क्योंकि यह देख रहा हूँ यह साफ़ सफाई से बर्तन नहीं धो रही है। नौकरानी परेशान सी हो गई, कहने लगी नहीं साहब, मैं तो अच्छे से काम कर रही हूँ। लेकिन मेरे ससुर जी उस नौकरानी लड़की से बहस पर उतर आए। कहने लगे तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अपने ससुर को समझाते हुए कहा कि आप यहाँ से जाइए, नौकरानी से मैं बात कर लूँगी। लेकिन वो तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। कहने लगे तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूँ। मेरा बेटा परदेश में ना जाने कैसे कैसे गुजारा करके घर के लिए खर्च भेजता है और ये लड़की बर्तन भी अच्छे से नहीं धुलती। आज से तुम बर्तन धोगी, इसके गंदे बर्तन में मैं खाना नहीं खा सकता। नौकरानी तो रोने लगी, कहने लगी मुझे अब यहाँ पर काम नहीं करना। पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी। जो साहब जी मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं, वो अब यहाँ बिल्कुल भी काम करने के लिए राज़ी नहीं थी। किसी भी तरह समझा बुझाकर मैंने उसे चुप करवाया, क्योंकि मैं ससुर के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। कम से कम मुझे यह हौसला तो था कि एक लड़की मेरे साथ रहती है। मैंने नौकरानी से कहा आज के बाद बर्तन मैं धो लूँगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाना। मेरी बड़ी मुश्किल से नौकरानी को समझाया तो वो किसी तरह से मान गई। मैं किचन से बाहर निकली तो बरामदे में बैठकर मेरे ससुर जी मेरे पति से फ़ोन पर बहस कर रहे थे कि वो नौकरानी को निकलवा दे, क्योंकि वह अच्छे से काम नहीं करती। लेकिन मैंने भी अब सोच लिया था कि मैं आलोक से कह दूंगी कि मैं नौकरानी को नहीं निकाल सकती, क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक़ में नहीं थी। मैंने अपने पति से कह दिया कि अगर नौकरानी इस घर में से निकली तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। पिताजी को बर्तन से परेशानी है तो वह मैं खुद धोकर दूंगी। मेरे पति ने अपने पिता को ना जाने कैसे समझाया कि वह किसी तरह मान गए। मैं बर्तन खुद धोने लगी और खाना अपने ससुर के सामने खुद ही रखती। खाना खाकर अपने कमरे में जाने लगी तो मेरे ससुर मुझसे कहने लगे आज के बाद यह नौकरानी मेरे कमरे में नहीं दिखनी चाहिए। आज के बाद मेरे कमरे में सफाई का ख्याल तुम रखोगी। यह सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने सोचा अभी मेरे ससुर जी गुस्से में हैं, 2-4 दिन बाद शायद इनका मूड खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। एक दिन मैं अपने ससुर के कमरे में दस्तक देकर अंदर गई ताकि मैं उनके कमरे में सफाई कर सकूं, तो देखा वो फिर से उस काली स्याही से एक कागज़ पर कुछ आड़ी तिरछी लिख रहे थे। मुझे देखकर वो घबराकर सब कुछ दराज में रख दिए और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा पिताजी आपके कमरे की सफाई कर दूं? तो कहने लगे हाँ कर दो। मैंने उनके बेड से चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि उनकी नज़रें एकटक मुझे ही देख रही थीं। एक लम्हा भी उन्होंने मुझसे नज़र नहीं उठाई। और अगर आपको कोई इस तरह से देख रहा हो तो आप कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकते। और हाथ कुछ घबराहट के कारण कपकपाने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी और साथ साथ झाड़ू लगाते जा रही थी। मेरे ससुर जी उठकर मेरे पास आ गए और मेरे सामने खड़े हो गए।
तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। वो मुझसे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा हटाकर झाड़ू लगा सकती हो, क्योंकि मैं नहाने जा रहा हूँ। कमरे में अब कोई नहीं है। उनका लहजा इस कदर धीमा था कि मुझे उनके मुंह से यह सब सुनकर बहुत ही अजीब लगा, वरना वो हमेशा गुस्से और सख्त लहजे से ही बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहन कर ही काम करने की आदत है। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि तभी उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं घबराकर पीछे हट गई। वह भी घबरा गए और तुरंत अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल का तो ये हाल था कि धड़कना ही भूल गया था। मुझे भी अब अपने ससुर के करैक्टर पर कुछ शक होने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल आई। उस दिन मैं पूरा दिन परेशान रही। रात में जब मैं सोने अपने कमरे में गई तो नौकरानी भी अपना बिस्तर वहीं पर बिछा रही थी। मैंने उसको कहा, सुनीता इधर आओ। मैं सोच रही थी कि इस नौकरानी से मुझे बात करनी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। तो मैंने उससे कहा कि तुम जो भी कुछ मेरे ससुर के बारे में कहती हो, मुझे भी वो अब सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे यह भी बता दिया कि रोज़ सुबह मेरे पेट पर एक काली शाही का निशान होता है। वो ये सब सुनकर हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। कहने लगी, दीदी, मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक था। मुझे तो लगता है कि वो आप पर कोई जादू टोना भी करते हैं। हमारे गांव में भी एक ससुर ने अपनी बहू को वश में करके उससे शादी ही कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था और ससुर बहू पर ऐसा कुछ करता कि बहू पूरी तरीके से ससुर के वश में हो गई थी। नौकरानी की बात से तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने कहा, पहले तो आपके ससुर हर वक्त मुझे ही देखते रहते थे, पर अब मैंने महसूस किया कि जब भी मेरी नज़र उन पर पड़ती है वो आपको ही देख रहे होते हैं। इसलिए मुझे भी निकालने के चक्कर में है। इसलिए तो बेवजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। पर यह सब सुनकर मेरा जी घबराने लगा। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पेट पर वो काली शाही का निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे पूरा यकीन होने लगा था कि रात में ज़रूर मेरे ससुर मेरे कमरे में आते हैं और शायद मुझे अपने वश में करने के लिए ही कोई जादू टोना भी करते हैं। मैंने महसूस किया कि जब से मैं कमरा लॉक करके सोना शुरू किया, मेरे ससुर मुझे घूरते हुए देखते थे, लेकिन मैंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। पर कुछ दिन बाद मेरे ससुर मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे, तुम अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक क्यों करती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए आकर मैं खुद बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं ये नौकरानी कोई कीमती चीज़ चुराकर भाग ना जाए। मुझे अपने ससुर के इस बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने फ़ोन पर अपने पति से कहा कि वो जल्द से जल्द मेरा वीज़ा बनवाएं, मुझे उनके पास आना है। पर जो बात मेरे पति ने मुझे बताई, वो सब सुनकर तो मुझे रोना ही आ गया। कहने लगे, पापा ने मुझे तुम्हारा वीज़ा बनवाने के लिए सख्ती से मना कर दिया है। कहते हैं बहू को बाहर नहीं भेजूँगा। मैं यह सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, आलोक, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। या तो आप वापस आ जाइए या तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा, तुम बस 1 साल इंतज़ार कर लो। यही कहते हुए आलोक अपनी बहुत सी मजबूरियाँ मुझे बताने लगे कि 1 साल के बाद उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी और उसे छोड़कर आ गए तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ना चाहते हुए भी मुझे आलोक की बात माननी पड़ी। लेकिन अब मुझे अपने ससुर से बहुत चिढ़ होने लगी थी। ना जाने वो क्या चाहते थे। मैं यहाँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। कमरा बंद करती तो वो चिल्लाने लगते और सारा काम नौकरानी की बजाय मेरे जिम्मे लगा चुके थे। जिस तकलीफ़ से मैं गुजर रही थी वो मैं ही जानती थी। अब तो हर वक्त वह मुझे टोकते रहते। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो वो हंगामा मचाकर रख देते कि तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है और ना ही तुम्हें मेरी कोई परवाह है। मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं आलोक से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैं उनके रोज़ रोज़ के किचकिच से अब तंग आ चुकी थी। मैंने कहा, आप मुझे बताइए कि मुझसे आपको क्या काम है? मैं आपके सारे काम करती हूँ, खाना, चाय, सब कुछ वक्त पर देती हूँ। इसके अलावा मेरी और क्या जिम्मेदारी है? वो कहने लगे, तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें नहीं करती, मुझे अहमियत नहीं देती, लेकिन ये काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि उनके साथ बैठकर बातें करूं। मैं उनसे भला क्या बात कर सकती थी?
उन्हें यह सब खुद ही सोचना चाहिए था। इस बार ना चाहते हुए भी मैंने उनको जवाब दिया। मैंने कहा, आपको आलोक से मेरी शिकायत करनी है तो शौक़ से करिए, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो भी कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर होगा। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से तमतमा गए, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले और अपने कमरे में वापस जाने लगे। नौकरानी भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दीदी आपने बिल्कुल सही किया। भला आप इनकी पत्नी थोड़ी ही हैं जो घंटों उनके पास बैठकर उनकी बातें करती रहें। मुझे भी नौकरानी की बातें सही ही लगी। आखिर मेरा क्या ताल्लुक था कि मैं उनसे घंटों बैठी बातें करती रहूं। मैंने सोचा अच्छा ही है कि वो मुझसे नाराज़ हो गए, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन अगली ही रात को कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं फिर से हक्की बक्की रह गई। मेरे पेट पर वही काली शाही लगी हुई थी। नौकरानी अभी तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे जगाया तो कहने लगी, मेरा सर बहुत भारी है और मुझे नींद आ रही है। रात भर तो मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ सोई हूँ। हाँ, मुझे याद आया कि रात मेरे सर में तेज़ दर्द था तो साहब जी ने मुझे एक सर दर्द की गोली दी थी। कहने लगे, इसे खा लो, ठीक हो जाओगी। कि ना जाने वो दवाई खाते ही मुझे होश ही नहीं रहा। पर मैं उसकी बात पर सोचने लगी कि भला इसने तो दवाई खा ली थी, पर मैंने तो कुछ नहीं खाया था, तो मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा। आखिर क्यों मेरे पेट पर यह निशान होते हैं। अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं सच का पता लगाकर ही रहूँगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की दवाई दी और उसे अपने बेड पर अपनी जगह सुला दिया और खुद कमरे में छुप गई। नौकरानी को मैं पहले ही सब कुछ समझा चुकी थी। वो मेरी मदद करने के लिए तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी रही। मैंने देखा रात के ठीक 2 बजे मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही वो बेड के करीब गए, मैंने लाइट जला दी। मेरे ससुर घबराकर पीछे हट गए और मुझे पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकलने लगे। तभी 2 गुंडे हड़बड़ाते हुए कमरे में घुसे। मुझे और मेरे ससुर को रस्सी से बांध दिया। मैं रस्सियों से बंधी हुई थी। मेरे दोनों हाथ रस्सी से बंधे थे और मुंह में रुमाल डाला गया था और मेरी आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे। और मेरे सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से जेवर निकाल रहे थे और वो नौकरानी उनके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वो कहने लगी कि कब का वो हर चीज़ से हाथ साफ कर चुकी होती, पर मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। वो जानबूझकर मेरे और मेरे ससुर के बीच में तनाव पैदा करती रही। मेरे पेट पर काली स्याही का निशान वही लगाती थी और मेरे ससुर को मेरे खिलाफ भड़काती कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल भी आपको अहमियत नहीं देना चाहती, इसीलिए तो आपसे बात भी नहीं करती, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती थी कि मेरे ससुर कुछ वहमी है। इसलिए उनके सामने जानबूझकर अच्छे से काम नहीं करती और बर्तनों को थोड़ा गंदा ही धोती। चाहती थी कि हम ससुर और बहू एक दूसरे से उलझते रहें और वो अपना काम कर जाए। जब मैंने उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने जानने वाले 2 मर्दों को बुला लिया। उसने कोई नींद की गोली नहीं खाई थी। रात को उसने मेरे ससुर से कहा कि आज रात आपकी बहू मुझे अपनी जगह सुलाकर किसी से मिलने जाएगी। अगर यकीन ना आए तो रात को कमरे में आकर देख लीजिएगा। इसलिए मेरे ससुर मेरे बेड के पास आकर देखने लगे कि कौन सो रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी। मुझे कमरे में देखकर वो वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेज़ धार चाकू थे। उन मर्दों के कमरे में आते ही नौकरानी